गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें। पहले हमने इससे पहले क्या किया था डिस्कस, द्विध्रुव की जो अक्षीय रेखा थी। देखो द्विध्रुव क्या होता है, पहले बताया था हमने। द्विध्रुव क्या होता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं और एक पर -q और एक पर +q चार्ज होता है। दो सिरे, दो ध्रुव यानी कि A और B हो गया। विपरीत प्रकृति के दो समान परिमाण के आवेश, परिमाण तो होगा Q और Q, प्रकृति क्या है +q और -q, ये पहले बता चुके हैं। ये इसका क्या है, केंद्र है, द्विध्रुव का केंद्र है। जैसे मान लीजिए ये M पॉइंट है, क्या है कैपिटल M जो पॉइंट है, बिंदु, ये द्विध्रुव केंद्र है। मान लीजिए आप ये देखो, ये तो जो इससे A और B की दिशा में जो रेखा है, ये रेखा थी इस साइड, तो वो तो क्या थी, अक्षीय रेखा। क्षैतिज रेखा तो क्या थी, अक्षीय रेखा। अब क्या करना, विषुवतीय रेखा क्या होती है, केंद्र से गुजरती हुई द्विध्रुव अक्ष के लंबवत ये जो रेखा है, ये जो रेखा है यानी कि एक्स अक्ष को प्रकट करती है, ए बी के समांतर होती है, वो तो अक्षीय रेखा होती है। वाई अक्ष के और ए बी या एक्स अक्ष दोनों के समान लंबवत है, वो क्या होती है, विषुवतीय रेखा। ये विषुवतीय रेखा है। ये कौन सी रेखा है, विषुवतीय रेखा है, इसकी द्विध्रुव की। ये है द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा। अब इस पर हमने मान लिया इसके केंद्र से r दूरी पर कोई P पॉइंट है। कौन सा बिंदु है, P पॉइंट है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो हमने मान ली r है। कहां से, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक स्थित बिंदु कौन है, P बिंदु है। और यहां से यहां तक की दूरी अब हम ज्ञात करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे हम। अब ये जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, इधर का भी होगा, ठीक है। यहां से ये दूरी होती है, क्योंकि कंप्लीट जो अल्प विस्थापन होता है इसका, ए से लेके बी के जो मध्य जो मान होता है दूरी, वो होगा 2a। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा a, और ये भी क्या होगा a, क्योंकि 2a क्या होता है, अल्प विस्थापन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये मान लिया, माना विषुवतीय रेखा पर द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर बिंदु P द्विध्रुव केंद्र, वो बिंदु कौन सा मान रखा हमने, M से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। अब समकोण त्रिभुज बन गए। समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन गए, तो PMA, एक PMB, दो समकोण त्रिभुज बन गए। किसी एक समकोण त्रिभुज से हम PA और PP तो बराबर होंगे, वो ज्ञात कर लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज PMB से देखो, PMB से क्या करें, मान लीजिए ये जो कोण है वो थीटा है। ये कोण क्या मान लिया हमने, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्योंकि ये जो दूरी बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो ये और ये तो सर्वांग सम रहेंगे, जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है उतना ये रहेगा, जितनी भुजा PB है उतनी भुजा PA रहेगी। तो अब यहां से हम PB का मान निकाल रहे हैं। हमारे पास PM का और जो MB का मान ज्ञात है, लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है। तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि PB का वर्ग बराबर PM का वर्ग प्लस MB का वर्ग। तो PB का जो मान है वो कितना, PB का मान ज्ञात करना है, तो PM कितना होगा, ये हो जाएगा PB जो वर्ग होगा PM, P से लेकर M तक की दूरी कितनी है, R, तो इसका स्क्वायर तो R स्क्वायर प्लस MB और MA दोनों बराबर है A स्क्वायर। PP का मान ज्ञात हो गया, PP का मान हो गया √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। ये जो वर्गमूल का चिन्ह है उसको हम किसमें लिखते हैं,
हाफ पावर में लिखते हैं। किसकी? जिसकी पावर आधी होती है तो वो भी क्या होती है? वर्गमूल होता है। अच्छा, ये ज्ञात हो गया। तो ये जो भुजा है यानी कि ये जो मान है वो भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, और ये भी हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 बना ली। समीकरण 1 आ गया मान। ये किसका मान आया? पीबी का आ गया। सेम इसी प्रकार देखो ये सारे मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार साइन थीटा या कोस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो उसी त्रिभुज में क्योंकि थीटा ये है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो ये होगा आर बटा, ये तो होगा लंब और ये कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा का मान। कोस थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं पहले से ही। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि कोस थीटा जो होगा, आधार कितना है? ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये समीकरण 2 बना दी हमने, ये समीकरण 3 बना दी। साइन थीटा का मान ज्ञात कर दिया, कोस थीटा का मान ज्ञात कर दिया, पीबी का मान ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये डायग्राम के बाद ये सारे मान ज्ञात कर लिए। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या करना है? द्विध्रुव की जो विषुवतीय रेखा है यानी कि जो बिंदु P है, ये कहां पर स्थित है? विषुवतीय रेखा पर। इस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या होगा, ये सारे मान ज्ञात कर लिए। देखो ये मान लीजिए ये है द्विध्रुव जैसे भी बनाया था, ए और बी, माइनस क्यू प्लस क्यू। यहां से बी बिंदु जो इसका केंद्र था और आर दूरी पर पी बिंदु। कौन सा बिंदु है? पी बिंदु है। ये दूरी हमने ज्ञात कर ली और ये दूरी ज्ञात कर ली। ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए हो गया, ये हो गया आपका थीटा और ये भी होगा थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहां पर मान लीजिए यहाँ पे जो P बिंदु है, तो P बिंदु पर हम अक्सर क्या मानते हैं? P बिंदु पे मानते हैं परीक्षण धनावेश, यानी कि P बिंदु पे स्थित कौन है? प्लस Q0। ये परीक्षण धनावेश P बिंदु पर स्थित है। तो माइनस Q और प्लस के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा भाई, माइनस प्लस के बीच में आकर्षण। तो मान लीजिए इसके कारण क्या है? E2 विद्युत क्षेत्र जो आपस में इसकी ओर लगेगा, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे, तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो E1 की जो दिशा होगी वो ये होगी। E1 की दिशा कौन सी होगी? ये। ठीक है, तो E1 प्रतिकर्षण यानी कि ये होगा। ठीक है, अब हम ये तो जो E1 की दिशा होगी इस साइड और ये E2, अगर वेक्टर पोजीशन होती है E1 वेक्टर और ये E2 वेक्टर, ये हो गया। अब हम घटक निकालेंगे। भाई घटक कैसे निकालते हैं? इनकी क्षैतिज रेखा में जैसे E1 ये है तो एक तो ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक होगा, एक इसका क्षैतिज रेखा में इसका घटक होगा। तो ये जो होगा यहाँ पे ये थीटा, ये कौन भी थीटा, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है ना, तो वो जो लाइन होती है वो कोस थीटा वाली होती है क्योंकि आधार होता है उसमें। तो ये होगा E1 कोस थीटा। क्या होगा? E1 कोस थीटा। और ये होगा E1 साइन थीटा। E1 साइन थीटा। ये किसके घटक निकालने हैं भाई? E1। E1 क्या है? E1 क्या है? प्लस Q चार्ज के कारण E1 यहाँ पे है प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार E2 क्या है ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि E1 और E2 है क्या? E1 तो है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और E2 क्या है? माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, E1 E2 हो गया। जिस तरीके से हमने E1 के घटक निकाले हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, दो घटक निकाले हैं, इसी तरीके से E2 के भी निकालेंगे। E2 की दिशा ये है तो इसका एक तो घटक क्या होगा? ये वाला। कौन सा होगा? ये होगा। और एक कौन सा होगा? डायरेक्शन में, इस साइड में जाएगा डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे जो
E1 वेक्टर का जो ये घटक है उसी दिशा में होगा E2 कौन सा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, थीटा किसके साथ बन रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, इसके साथ में क्या बन जाएगा, E2 एंगल बन जाएगा, ठीक है, ये भी E2 हो जाएगा, और ये क्या होगा E2 sin थीटा। समझ पाया, E1 sin थीटा की दिशा ये, E2 sin थीटा की दिशा ये, E1 cos थीटा, cos थीटा दोनों की जो दिशा है वो समान है, और जो इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, परिमाण बराबर है, विपरीत दिशा और परिमाण बराबर, क्योंकि E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो एक दूसरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो परिणाम भी आएगा इनके साथ में, इनके कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, क्यों होते हैं, दिशा विपरीत कारण, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ क्यों जाएंगे, यहाँ पे दिशा बराबर है, ठीक है। तो अब जब क्या है, क्या लिखो, उपरोक्त आरेखानुसार E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे की विपरीत दिशा और समान परिमाण होने के कारण, समान परिमाण में होने के कारण क्या हो जाते हैं, परस्पर नष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, ठीक है भाई, एक इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये दोनों एक तरफ ही लग रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे, समान दिशा व परिमाण, समान दिशा व समान परिमाण में होने के कारण, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि इनका जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, होने के कारण इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों का योग होगा, ठीक है। ये तो क्या है, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए दोनों बातों से जो रिजल्ट निकला, यानी कि बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान आया वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, किस का जोड़, E1 cos थीटा का और E2 cos थीटा का, ठीक है। देखिए सबसे पहले E1 का मान निकालें, E1 क्या था, F1 बटा में Q, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, कूलाम के नियम से F1 का मान क्या रहेगा, F1 ये है कि जो प्लस Q और माइनस Q के बीच में, प्लस Q और माइनस Q के बीच में, तो प्लस Q और माइनस Q के बीच में तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q जो परीक्षण धनावेश क्या है, Q नोट है, तो सबसे पहले होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q और Q0 अपॉन में R, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, दूरी कितनी रहेगी दोनों के बीच में, P और B के बीच में, ये होगा R² + A², तो इसका हो जाएगा वर्ग, R² + A² का रूट भी है और वर्ग भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई, वर्गमूल का चिन्ह भी है और वर्ग भी है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर, या ऐसे लिखें, पहले रूट लगाया और फिर स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे क्या है, Q²। तो E1 का जो मान आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और Q अपॉन में किसके,
ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, तो ये इवन। सेम इसी तरीके से, क्योंकि हम परिमाण लिख रहे, दिशा तो लिख ही नहीं रहे, तो यहाँ तो प्लस क्यू की तरह माइनस क्यू है, सिर्फ चिन्ह तो अलग है, बाकी ये है, तो दोनों की दूरी बीच में ये है। इसी प्रकार जो ये हमने मोड निकाला है, इसका परिमाण निकाला है, तो इसी प्रकार जो E2 है, इसी प्रकार जो E2, तो ये समीकरण हो जाएगी आपकी 4, समीकरण 4, और E2 भी यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 5 है। तो ये दोनों परिमाण तो समान है E1 और E2 के। तो अब हमें निकालना है बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो अब देखिए मान क्या होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बिंदु, इसमें लिखो, अतः बिंदु P पर विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, वो होगा जैसे हम कैपिटल ई परिणामी लिख रहे हैं ई से, और वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 तो बराबर है समीकरण 4 और 5 से, तो ये हो जाएगा E बराबर, E1 और E2 बराबर है, तो E1 और E2 बराबर करके 2 गुणा E1 कर देंगे, E1 और E2 की जगह E1 कर देंगे, तो E1 और E2 2E1 cos थीटा, ये समीकरण 5 आ गई, 2E1 cos थीटा। तो यहां हो गया E बराबर 2 गुणा E1 और E2 के मान लिखे हुए हैं हमारे पास, तो दोनों मान बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे E1 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये तो 2E1। अब है कोस थीटा, क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान ये वाला रखेंगे। देखो भाई 2E1 कोस थीटा, तो E1 का मान तो ये रहा और कोस थीटा का मान ये रहा, समीकरण 3 से और समीकरण 4 से। 3 में तो क्या था, कोस थीटा का मान है, समीकरण 4 में क्या था, E1 का मान है, और यहां पे हमने कर दिया था कि E1 और E2 बराबर है, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा का जो मान है A/√r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट है, क्या है यहाँ पे अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या है, इसकी घात कितनी है, यहाँ पे घातांक जो होगा इसका वो कितनी है 1/2। समझिए यहाँ पे a है, ये क्या है a, ठीक है। E बराबर, इसके आगे देखो 2AQ, हम यहाँ कैंसिल नहीं कर रहे किसी को, 2 से 4 को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 2AQ क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो 2AQ ये बन गया, और नीचे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी हो गया, एक घात है और ये आधी है, तो एक और जो आधी है वो 1.5 होगी, यानी कि डेढ़ पावर बन गई, उसको लिखते हैं 3/2। भाई एक और आधे का जो जोड़ होगा, एक और आधे का जोड़ कितना होता है 3/2 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये घातांक किया गया, तो ये तो है परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसका सिर्फ परिमाण है। 2AQ क्या होता है, 2AQ क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जो P होता है, P क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और ये होता है 2A गुणा Q, तो 2AQ की जगह लिख दिया हमने P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, ये मान आया, तो ये आ जाएगा समीकरण 6 आ गया। तो ये किसका मान है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान है। अच्छा, इसी तरीके से अब इसकी सदिश रूप लिखें, तो सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप में क्या होगा, यहाँ पे सदिश रूप
क्योंकि जो अक्षीय रेखा पे आई थी, अक्षीय रेखा पे आया था इस दिशा में, और यहां पे विद्युत क्षेत्र क्या लिख रहा है, उसकी विद्युत जो विपरीत दिशा में लग रहा है, अक्षीय रेखा में इस साइड लगा था परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके विपरीत दिशा में है। तो आगे देखो इसमें, इसके बाद देखिए, तो ये था इसका परिमाण, ये तो है इसका परिमाण, और सदिश रूप से, सदिश रूप किसका है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का, परिणामी विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, यानी कि दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। तो यहां पे होगा E वेक्टर बराबर, यहां वेक्टर यहां नहीं लिखेंगे, विस्वतीय, E के नीचे क्या लिखेंगे, विस्वतीय, E उसमें E निकाला था हमने, तो ये विस्वतीय पे है, E विस्वतीय, और ये होगा P, और नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2। यहाँ पे हम P कैप लिख दिया। P कैप क्या लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण का एकांक सदिश है। माइनस क्यों लगाया, माइनस मैंने ये लगाया कि विपरीत दिशा में है। प्लस किसके लिए लगाया था, एक्सियल के लिए लगाया था, अक्षीय रेखा के लिए लगाया था, और इसकी विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। अब देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बाहर आया, और P गुणा P कैप हो गया, P गुणा में किसके हो गया, P कैप के हो गया। तो अब ये जो मान बचा, ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2। सदिश गुणा सदिश का जो एकांक सदिश क्या होता है, देखो ये सदिश का परिमाण, ये सदिश का एकांक। तो अब देखो सदिश का फॉर्मूला क्या है, सदिश बटा सदिश का जो परिमाण होता है वो एकांक सदिश के बराबर आता है, और ये दोनों आपस में गुणा हो जाए, मान लीजिए P और P कैप के जो मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा, P वेक्टर। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, P वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो माइनस और ये P वेक्टर आ गया, और ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2। तो ये है कौन सा, E वेक्टर और विस्वतीय के लिए। किसके लिए करते हैं, विस्वतीय के लिए। तो ये इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र है, और जो कि इसके सदिश रूप में है, ठीक है। अब ये चीज देखिए इसमें कि जो अक्षीय रेखा पे था, यहाँ पे समीकरण 6, समीकरण 7 दे, समीकरण 7 होगी, ये क्या होगी, समीकरण 7 होगी। देखिए क्योंकि अक्षीय रेखा पे कितना था, यानी कि जो ई वेक्टर निकाला था मैंने अक्षीय के लिए, किसके लिए निकाला था, अक्षीय की, वो ज्ञात किया था, वो आया था 2p वेक्टर। कितना आया था, 2p वेक्टर, और नीचे आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का की घात कितना आई थी, 3/2 आया था, ठीक है। ये किसका मान आया था, ये अक्षीय का आया था। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया था, जब ये लिख दिया था कि जो A जो है लेस देन R कर दिया था, तो इसको डिनोट करके कितना आया, फिर ये आ गया था E अक्षीय, यहाँ पे वेक्टर लिखा दिया, और E एक्सियल या अक्षीय, यहाँ A 0 हो गया, नेग्लेक्ट हो गया था, तो 2p वेक्टर, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया था R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, R की घात 3। जब मैंने लिखा था लास्ट में कि जो E वेक्टर है उसका परिमाण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके दोनों के बीच के, यानी केंद्र से बिंदु के बीच की जो दूरी है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसी तरीके से ये जो मान है समीकरण, जैसे ये तो हमने लास्ट में किया था, ये समीकरण अगर 7 है और ये हमें दिया गया है, ये समीकरण 8 मानते हैं, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, चिन्ह एक तो दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस है, चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है, इसका जो मान है वो डबल है, किसका, अक्षीय का, दिशा विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते थे, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जैसे ये वाला मान है तो यहाँ पे भी एज लेस देन आर करेंगे, तो ई विस्वतीय क्या होगा, ई वेक्टर जो विस्वतीय का क्या होगा,
देखो अक्षय के लिए था ये, तो विस्वतीय के लिए बनाएगी जब a इज लेस देन r, तो क्या बनेगा E वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे माइनस p और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। a नेगलेक्ट हो जाए तो r की घात फिर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 3। तो समीकरण ये बन जाएगा 7। अब इनमें तुलना कर लें, समीकरण 7 ये हो जाएगा समीकरण 8। तो समीकरण 8 में विस्वतीय है वो क्या है, E अक्षीय, यहां पे चिन्ह भी माइनस का होगा, माइनस के 2, ठीक है, यानी कि चिन्ह माइनस का माइनस के 2 की गुणा है। अगर परिमाण की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके दुगने परिमाण के बराबर है, ठीक है। इसका जो मान है डबल है, ये मान डबल है विस्वतीय से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आया एक तरह से परिमाण इसका क्या है डबल है, ठीक है। दिशा एक दूसरे के क्या है विपरीत है, दिशा क्या होगी विपरीत होगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये लिखा अक्षीय रेखा में भी यही होता है परिमाण, सेम इसी तरीके से विस्वतीय रेखा के अंदर भी यही होता है कि जो उनके जो केंद्र और बिंदु की जो मध्य की दूरी होती है उनके घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। जितनी ज्यादा दूरी उनके बीच में बढ़ जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मान के अंतर है। इसमें तो क्या था 2p वेक्टर था, यहाँ पे देखो -p वेक्टर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। परिमाण में फर्क है, सिर्फ और सिर्फ इसका डबल है, अक्षीय है वो विस्वत से 2 से गुणा करने से इसका परिमाण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज नोट कर लेना, बिल्कुल आराम से इसमें लिखवाया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, साइन थीटा कोस थीटा लगाएं, और इसके बाद जो कूलॉम का नियम का पालन हुआ है, ई वेक्टर कैसे निकलता है F/Q उसका पालन हुआ है, घटक निकाले हैं, दिशा समान परिमाण समान तो जुड़ गए, दिशा विपरीत है परिमाण समान तो 0 हो गया, हमने साइन थीटा का कहीं रोल नहीं लिया, ठीक है। कोस थीटा वाले दोनों जुड़ गए थे, E1 और E2 बराबर थे, इसलिए E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा ये 2 गुना E1 कोस थीटा के हो गया, ठीक है। और फिर E1 का मान हमने निकाल रखा था और उसमें पुट करने के बाद कोस थीटा का मान और E1 का मान दोनों कर रख दिया, पहले हमने ज्ञात कर लिया था इससे डायग्राम की सहायता से, ठीक है। तो अगर आप प्रयास करेंगे खुद करने का तो आराम से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।